नमस्कार दर्शकों, मैं इंजीनियर अभिषेक कुमार स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल पर। आज जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाला हूं वह है कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका में क्या अंतर होता है। साथ ही इनके कार्यों के बारे में भी विस्तार से जानकारी देने वाला हूं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। एक लंबी गुलामी की अवधि का सामना करने के बाद हमारे भारत देश को स्वतंत्रता मिली, लेकिन स्वतंत्रता के बाद हमारे देश के लोगों को जरूरत थी एक ऐसी व्यवस्था की जिसमें वह विश्वास कर सकें और जिसे आसानी से अपना सकें। हमारे संविधान में राज्य की शक्तियों को 3 अंगों में बांटा गया है। पहला कार्यपालिका, दूसरा विधायिका, तीसरा न्यायपालिका। आजादी के बाद भारतीय संविधान के निर्माताओं ने देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाने और शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए केंद्रीय स्तर पर जहां संसद की व्यवस्था की, वहीं राज्यों में विधानसभा के गठन का प्रस्ताव किया। इसके साथ ही लोकसभा के संचालन और गरिमा बनाए रखने के लिए लोकसभा अध्यक्ष और राज्यों में विधानसभा अध्यक्ष के पद का प्रावधान किया। राज्यों में विधानसभा अध्यक्ष सदन की कार्यवाही और उसकी गतिविधियों के संचालन के लिए पूरी तरह जवाबदेह होता है। विधानसभा अध्यक्ष से यह अपेक्षा होती है कि वह किसी दल की राजनीति से ऊपर उठकर सभी दलों के साथ तालमेल बनाकर पद की गरिमा को बरकरार रखे। विधानसभा अध्यक्ष का निर्विरोध निर्वाचित होना और उसका किसी भी दल के प्रति झुकाव नहीं होने वाला स्वरूप समाज की उस राजनीतिक जागरूकता का प्रतीक है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था की प्रमुख आधारशिला है। अगर आसान शब्दों में कहें तो विधायिका का काम कानून बनाना है, कार्यपालिका कानूनों को लागू करती है और न्यायपालिका कानून की व्याख्या करती है। इन तीनों को लोकतंत्र का आधार स्तंभ माना जाता है। आइए विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले इस क्रम में विधायिका के अंग के बारे में समझ लेते हैं। विधायिका में विधेयक या कानून बनाने का कार्य केंद्र तथा राज्य 2 स्तर पर होता है। केंद्र स्तर पर कानून बनाने का कार्य संसद करती है, वहीं संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। वही राज्य स्तर पर कानून बनाने का कार्य विधानमंडल करता है। विधानमंडल में भी 2 अंग होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। अब समझते हैं कि आखिर विधायिका का मूल स्वरूप क्या है। राष्ट्रपति और 2 सदन जिन्हें राज्यों की परिषद यानी कि राज्यसभा और लोगों के सदन यानी कि लोकसभा के रूप में जाना जाता है, संघ की विधायिका बनाते हैं जिसे संसद के रूप में जाना जाता है। उच्च सदन राज्यसभा तथा निचला सदन लोकसभा कहलाता है। राज्यसभा के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। इसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों का चुनाव एकल हस्तांतरित मत के द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार राज्यों की विधानसभाओं द्वारा निर्धारित तरीके से होता है। प्रत्येक सदन को पिछले सत्र के 6 महीने के भीतर बुलाने की आवश्यकता होती है। वहीं कुछ परिस्थितियों में दोनों सदन की संयुक्त बैठक भी संभव है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जाता, बल्कि हर दूसरे वर्ष में इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। वर्तमान में राज्यसभा में 245 सीटें हैं। उनमें से 233 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामजद होते हैं। अब राज्य स्तर की बात कर लेते हैं। विधानसभा, विधान परिषद और राज्य के राज्यपाल संयुक्त रूप से राज्य विधायिका का निर्माण करते हैं। जम्मू और कश्मीर के 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित होने के बाद विधान परिषद अब केवल 6 राज्यों में मौजूद है। आइए अब लोकसभा की भी बात कर लेते हैं। लोकसभा जनप्रतिनिधियों की सभा है जिनका चुनाव वयस्क मतदान के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा होता है। संविधान द्वारा परिकल्पित सदन के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 है, जिसमें 530 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए और एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामजद किए जा सकते हैं, यदि उसके विचार से उस समुदाय का सदन में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। वर्तमान में लोकसभा में 545 सदस्य हैं। इनमें से 530 सदस्य
प्रत्यक्ष रूप राज्यों से चुने गए हैं और 13 केंद्र शासित क्षेत्रों से, जबकि 2 को एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। लोकसभा का कार्यकाल इसकी पहली बैठक की तारीख से 5 वर्ष का होता है, जब तक कि इसे पहले भंग ना किया जाए। अब अगला आता है कार्यपालिका। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले कार्यपालिका के अंग के बारे में समझ लेते हैं। इस क्रम में सबसे पहले है केंद्र स्तर पर कार्यपालिका के अंग। केंद्र तथा राज्य दोनों स्तर पर कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति को माना जाता है। दूसरे स्थान पर उपराष्ट्रपति को माना जाता है। कार्यपालिका के तीसरे स्थान पर प्रधानमंत्री को माना जाता है। प्रधानमंत्री को वास्तविक प्रमुख भी कहा जाता है। मंत्रिपरिषद भी कार्यपालिका का हिस्सा होता है। इसमें 3 प्रकार के मंत्री होते हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री तथा उप मंत्री। अब राज्य स्तर पर कार्यपालिका के अंग के बारे में जान लेते हैं। राज्य स्तर पर प्रमुख राज्यपाल होता है। दूसरे स्थान पर मुख्यमंत्री को राज्य का प्रमुख माना जाता है। यहाँ राज्य स्तर पर भी मंत्रिपरिषद कार्यपालिका का हिस्सा होता है। स्थायी व अस्थायी सदस्य के बारे में भी जान लेते हैं। कार्यपालिका के सदस्यों को हम स्थायी तथा अस्थायी 2 भागों में भी बांटकर देख सकते हैं। स्थायी सदस्यों में अधिकारी होती हैं जिन्हें 60 या उससे अधिक आयु तक के लिए किसी पद पर नियुक्त किया जाता है। इसमें सभी सरकारी अधिकारी जैसे सचिव आते हैं। अस्थायी सदस्यों में मंत्रियों को रखा जाता है जो कि 5 साल के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा अन्य सभी मंत्री आते हैं। आइए कार्यपालिका को विस्तार से समझते हैं। संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति को सहायता करने एवं सलाह देने के लिए अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री के साथ मंत्रिपरिषद होती है। केंद्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त होती है, जो उसके द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर संविधान सम्मत तरीके से इस्तेमाल की जाती है। राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सदस्य तथा राज्यों में विधानसभा के सदस्य समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत मतदान करते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में एकल हस्तांतरीय मत द्वारा संसद के दोनों सदनों के सदस्य मतदान के पात्र होते हैं। राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता करने और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद होती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। संघ के प्रशासन या कार्य और उससे संबंधित विधानों और सूचनाओं के प्रस्तावों से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों की सूचना राष्ट्रपति को देना प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता है। मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री होते हैं। अब इसके बाद आता है न्यायपालिका। कानून व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए, या हम कह सकते हैं कि कानून का उल्लंघन करने पर दंड या सही सजा देने के लिए न्यायपालिका का गठन किया गया। हमारे देश में न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है तथा एकीकृत रूप में ढाला गया है, जिसमें सबसे ऊंचे स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, दूसरे स्तर पर उच्चतर न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट तथा तीसरे स्तर पर जिला या सत्र न्यायालय यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इसी तरह यह एक क्रम में श्रृंखला है जिसे हम न्यायपालिका कहते हैं। हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से कार्य करती है। न्यायपालिका का मूल काम हमारे संविधान में लिखे कानून का पालन करना और करवाना है तथा कानून का पालन न करने वालों को दंडित करने का अधिकार भी इसे प्राप्त है। भारतीय न्यायिक प्रणाली को अंग्रेजों ने औपनिवेशिक शासन के दौरान बनाया था और उसी के अनुसार यह आज भी देश में कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम करती है। न्यायाधीश अपने आदेश और फैसले संविधान में लिखे कानून के अनुसार लेते हैं। न्यायपालिका नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए है। न्यायपालिका विवादों को सुलझाती है, इसलिए इसकी स्वतंत्रता की रक्षा जरूर होनी चाहिए। यहां हमारा यह जानना भी जरूरी है कि संविधान के अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग रखने को कहा गया है।
क्योंकि विधायिका और कार्यपालिका आपस में मिलजुल कर कार्य करते हैं तथा निष्पक्ष न्याय करने के लिए न्यायपालिका को अलग रखना आवश्यक है। तो यह थी न्यायपालिका के बारे में। अब जैसा कि हम जानते हैं, हमारी भारतीय राजव्यवस्था में पद तथा शक्ति दोनों ही राष्ट्रपति के पास है, परंतु अपनी इन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सहायता से करते हैं। यही कारण है कि राष्ट्रपति को नामित प्रमुख तथा प्रधानमंत्री को वास्तविक प्रमुख कहा जाता है। हमने अनुसूचियों में पढ़ा है कि सूचियां 3 प्रकार की होती हैं: केंद्र सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची, जिनमें केंद्र सूची पर कानून केंद्र बनाता है तथा राज्य सूची पर कानून राज्य बनाता है। वही समवर्ती सूची पर कानून केंद्र और राज्य दोनों बनाते हैं। लोकसभा तथा राज्यसभा में के सदस्यों को सांसद यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमपी कहा जाता है। विधानमंडल के सदस्य विधायक यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या एमएलए कहलाते हैं। विधानसभा सभी राज्यों के लिए बनाना जरूरी होता है। वर्तमान में भारत के सभी 28 राज्यों में विधानसभाएं हैं तथा 3 केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली, पुडुचेरी व जम्मू और कश्मीर में भी विधानसभा है। जबकि विधान परिषद को बनाने या ना बनाने का निर्णय राज्य का होता है। वर्तमान में विधान परिषद देश के 6 राज्यों आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है। केंद्र शासित प्रदेश बनने से पहले जम्मू कश्मीर में भी विधान परिषद थी। वहीं एक समय पर एक व्यक्ति कार्यपालिका और विधायिका दोनों का अंग हो सकता है। जैसे प्रधानमंत्री लोकसभा का अंग होते हुए विधायिका का हिस्सा होते हैं तथा प्रधानमंत्री के रूप में कार्यपालिका का भी हिस्सा होते हैं। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब वह प्रधानमंत्री संसद में कानून यानी बिल पेश करने जाता है तो वह विधायिका का अंग होता है। वहीं जब वह अपने मंत्रालय के कार्य को कर रहा होता है तब वह कार्यपालिका के अंग के रूप में कार्य करता है। केंद्र स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय सबसे बड़ा होता है, जबकि राज्य स्तर पर उच्चतर न्यायालय सबसे बड़ा होता है। जैसा कि हम संविधान में भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाने की बात करते हैं, वह इस प्रकार ही संभव होता दिखाई देता है। कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका तीनों ही हमारे देश की राज्य व्यवस्था की रीढ़ हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।